अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। उम्मीद है आपका वीकेंड संडे बहुत अच्छा गुजरा होगा। नया दिन और नया हफ्ते का नया दिन मंडे तो मेरा बड़ा मोटिवेटिव होता है, तो कोशिश करेंगे जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनके हवाले से बात की जाए। और आज पहले ही दिन इस वीक के बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान की टीम के कप्तान हैं, पाकिस्तान का फखर हैं। आज श्रीलंका टूर के हवाले से काफ़ी बात हुई, कुछ ऐसी बातें भी जिनको डिबेट की जा सकती है। फ़हीम अशरफ का मामला सर फहरिस्त रहेगा। बाबर ने भी कहा कि शायद उनको उनके हवाले से कुछ ऐसी बात की जैसे वो हिंट दे रहे हैं कि मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, ये सिलेक्शन कमेटी का फैसला है। सीधा साजिद खान के मामले पर भी उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में वो यहाँ हो सकते थे, लेकिन ये मुश्किल फैसला है। लेकिन क्या बाबर आजम, जैसा कि अब वो कहते हैं कि सारे फैसले वो कर रहे हैं, क्या वो वाकई फैसले कर रहे हैं? गो कि अब बहुत ज़्यादा उनको रमीज राजा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा कि कुछ फैसलों से वो पूरी तरह मुतमईन नहीं है सिलेक्शन कमेटी के, खासतौर पर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। कि हम ये भी अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी कप्तान की से नहीं होनी चाहिए? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा हो कि इस मामले में उसका डोमेन नहीं है? मेरे ख्याल में कप्तान की बिल्कुल इसमें से होनी चाहिए, जो कि इन दी एंड जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वही खेलता है और फिर वही कप्तान उसको लड़ाता है। तो ये सारी बातें हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह एक अहम इजलास हुआ जिसमें रमीज राजा साहब शरीक थे और एक दफ़ा फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। पेशावर ज़ल्मी के ट्रायल्स के हवाले से भी इंशाल्लाह जल्द एक पुरान तरतीब देंगे, जो कि एक बड़ी एक्टिविटी यूके के अंदर इस वक्त की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। और कुछ देर में हमें अबू बकर बिलाल भी ज्वाइन करेंगे, हमारे नुमाइंदे जो कि लाहौर में, जिन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया। बाबर आजम के हवाले से जो उनके ख्यालात हैं उन पर मैं ज़रूर उनसे भी तस्दीक लेना चाहूँगा। लेकिन पहले बाबर आजम ने जो आज गुफ्तगू की है मुनीर साहब से, बाकायदा जो है वो गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको पहले बाबर आजम का जो फ़हीम अशरफ के हवाले से थॉट है अब वो सुना देता हूँ, फिर आके बात करते हैं। चलिए, मेरा मोटिव नहीं है, मेरे ख्याल से किसी भी ज़्यादा बेहतर से बता सकता है सेंटर को टच कर। और जी बिल्कुल, देखें आपके लिए वो हमारा बेस्ट ऑलराउंडर है और जितना वो टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दे रहा है, देखें कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन जाता है, आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, बैटिंग और बॉलिंग, तो उससे काफ़ी अच्छा हेल्प मिलती है। तो बाबर कह रहे हैं जी हमें बड़ा एक बैलेंस मिलता है, बैटिंग बॉलिंग मिलती है। मुनीर साहब, हमने पहले भी बात की थी गालिबन आपके साथ, लेकिन कप्तान की अहम राय होती है बहुत ज़्यादा। अब वो खुद उसकी जिक्र कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ से ज़्यादती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, फ़हीम अशरफ को होना चाहिए था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए कि वो खिलाड़ी हैं जो पिछले कई साल से आपके साथ टीम में शामिल हैं, इन और आउट होते रहते हैं। लेकिन टेस्ट में अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो अगर मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर तो हमें वही नज़र आते हैं, अगर टेस्ट में हम उनको खिलाते हैं तो उनको होना चाहिए था। इफ्तिखार अहमद भी बहुत अरसे से आपके साथ थे, आपने उनको भी नहीं लिया। साजिद खान का इन्होंने बताया कि कुछ उन पर काम हो रहा है, शायद उनका एक्शन में कुछ इशू ऐसा लगा इनको कि कोई फ्यूचर में ना हो जाए, तो उसके लिए उसकी वजह से नहीं हुआ। सरफराज अहमद को डी कैटेगरी देना मेरे समझ में नहीं आया। शान मसूद को भी थोड़ा बेहतर कैटेगरी दी जा सकती है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे थे इंग्लिश काउंट में, थोड़ा हौसला मिलता है खिलाड़ियों को। लेकिन फ़हीम अशरफ को तो बिल्कुल अबू बकर बिलाल ने सर हमें ज्वाइन किया, उनसे मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक रुदाद और समरी ले लूँ। दो हैं अबू बकर, यकीनी तौर पर जो आज बाबर आजम ने किए फ़हीम अशरफ, साजिद के हवाले से भी वो बात कर रहे थे। क्या ये अजीब सी बहस तो नहीं छिड़ जाएगी आपके कप्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो डोमेन है वो बनता है नहीं बनता? लेकिन आज बाबर ने एक दो सवाल पे क्लियरली हिंट दिया, आप ये बता दिया क्लियरली उनको क्या कहना था और आपका क्या तबसरा है इस पर? देखें गफार, ये सवाल मैं नहीं किया था फ़हीम अशरफ के बारे में, और मैंने उनसे पूछा था कि जब आप कहते हैं कि ये बेस्ट ऑलराउंडर हैं तो ये फिर इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया गया? तो उस पर उन्होंने पहले तो एक चीज़ क्लियर की कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला मेरा नहीं था और मेरी उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं थी। ये बात आज उन्होंने तस्लीम की और उन्होंने ये फिर एक इसरार भी किया कि वाकई फ़हीम अशरफ जो है वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों के अंदर हमारी टेस्ट टीम की रीढ़ की हड्डी हैं और बेस्ट प्लेयर है हमारी टीम के। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब क्यों नहीं दिया गया, इस पे उन्होंने कोई खुल के तबसरा नहीं किया। जहां तक बात है यासिर की, तो यासिर के बॉलिंग एक्शन के ऊपर जब सवाल यासिर की को शामिल ना करने पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि यासिर का जो बॉलिंग एक्शन है उसको थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो टीम में नहीं है। फिर उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया, क्या उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ क्योंकि वो काफी ऐसा इस डोमेस्टिक के अंदर इसी एक्शन से बॉलिंग करें, तो आया क्या जरूरत महसूस हुई कि आप उनका बॉलिंग एक्शन रीमोल्ड करें? तो उन्होंने एक चीज तो वाजे की कि उनका बॉलिंग एक्शन कहीं पर जो है वो रिपोर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन अब वो अपना बॉलिंग एक्शन चेंज करना चाह रहे हैं। तो अब मैं तो लाजमी सी बात है इस आंसर से मुतमिन तो नहीं हूँ, या खासकर इस साजिद खान के हवाले से, क्योंकि वो ये भी मानते हैं कि उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ और वो ये भी कहते हैं कि उनका बॉलिंग एक्शन अब चेंज किया जा रहा है। अब इसके अंदर क्या हकीकत है? से पहले मुनीर साहब से तबसरा लूं, मुझे एक चीज कंफर्म कीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली
साजिद खान के इस मामले को रिवील किया है किसी प्रेस रिलीज के दिए कि उनको क्यों शामिल नहीं किया गया, या मोहम्मद वसीम साहब का एक इंटरव्यू, ये मेरी थोड़ी कोताही है कि मैंने उसका एक हिस्सा नहीं सुना था, शायद उसमें मौजूद है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, क्या चीफ सेलेक्टर ने भी खुद इसकी ऑफिशियली इस चीज़ को बयान किया है या आज से सवाल जवाब में और ड्रॉप होने के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हुई है? जी देखिए, ये ड्रॉप होने के बाद ही सूरत वाज़ेह हुई है। चीफ सेलेक्टर ने साजिद खान के हवाले से कोई चीज इस तरह वाज़ेह नहीं की कि उनका बॉलिंग एक्शन चेंज करवा रहे हैं या रीमोल्ड करवाया जा रहा है। तो आज जब सवाल हुआ बाबर से तो उन्होंने एक चीज वाज़ेह की है कि उनका एक्शन जो है वो चलिए आप ऐसे मौजूद देखिए, मैं साजिद खान पे पहले मुनीर भाई के व्यू दूं, फिर मैं आपसे मजीद भी 2-3 बातें पूछनी है। अब साजिद खान ने परफॉर्मेंस दी, एक सीरीज उनकी भी अच्छी नहीं गई, नुमान की भी अच्छी नहीं गई, लेकिन ये चीज़ आप समझते बेहतर हैंडल हो सकती थी, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वक्त से पहले एक चीज़ को समझ लिया, खुदा ना खास्ता कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी चीज़ रिपोर्ट हो जाती तो मामला तो ऐसा है जिसमें एटलीस्ट यहाँ क्रिकेट बोर्ड ने अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं और बॉलर को कॉन्फिडेंस में लिया है तो शायद बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन शायद बेहतर तरीके से डिस्क्लोज किया जा सकता था। देखिए मैं आपको बताऊं, जो ऑफ स्पिनर होते हैं ना उनके पास तो हर वक्त तलवार तो लटकी रहती है, तो ऐसे ही मुझे लग रहा था कुछ उनको देखा उनमें कोई ऐसी चीज़ कि इससे पहले रिपोर्ट हो और उनका फिर एक्शन बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल बड़ा प्रेशर हो जाता है अगर आप रिपोर्ट हो जाते हैं। सर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों मैचेस खेले, तीनों खेले हैं, बहुत उनका क्लियर एक्शन दिखाई दिया, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो या तो इंडिकेशन मिली होगी या कुछ वार्निंग, कुछ इस तरह की चीज़ को साइन देखा होगा, वरना किसी ये आपकी बात आ गई। सर अब वो बाबर आजम जो कह रहे हैं कि मेरा डोमेन नहीं है सेंटर कॉन्टैक्ट, अबू बकर ने भी मुझे तस्दीक कर दी, मैंने सुना भी था, मैंने कहा आज थोड़ी ये दूसरी मरतबा वायदा वैसे हुआ कि पीसीबी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ऑडियो का इशू था जिसकी वजह से हम भी जरा आज से इतना सुन नहीं पा रहे थे। तो कैप्टन का, वो भी बाबर आजम जैसे कैप्टन का जो कि इस वक्त दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है, पाकिस्तान क्रिकेट का वो नाम ऊंचा कर रहे हैं, आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उनसे पूछे बगैर बनाए हैं? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो से होगी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फहीम अशरफ की मेरा डोमेन नहीं है, वो अगर ऐसे ही बोला मुझे कंफर्म कर दें। अबू बकर आपका उन्होंने ऐसे ही बोला है कि डोमेन मेरी नहीं, डोमेन नहीं है सर। अब ये डोमेन तो हैरानी हुई इस बात को सुनकर? बिल्कुल हैरानी होती है, इसलिए कि चीफ सेलेक्टर के साथ अगर इनकी मुशावरत किसी भी मामले पर नहीं होगी तो ये बात किसी तरह से भी पाकिस्तान। मेरा सवाल ये बनता है आपसे सर कि फहीम अशरफ कप्तान के प्लान्स में हो पर आप उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, ठीक है कप्तान खिला तो उसको सकता है, जब वो चाहेगा वो टीम में आ सकता है, लेकिन आपने फहीम अशरफ का मोराल कितने हद तक बुलंद किया? बहुत डाउन हुआ है, इसलिए और ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो रेगुलर नहीं है, उनको अगर आप 15 रुपए हैं किटी में क्रिकेट बोर्ड के पास, ठीक ठाक पैसा है उनके पास, कोई श्रीलंका वाली सूरत हाल नहीं है। ये इस चीज़ को रीथिंक करना चाहिए, मोहम्मद वसीम को भी रीथिंक करना चाहिए, ठीक है दे दिया है लेकिन एडिशन तो आप कर सकते हैं। अलावा सर मैं बात, एक ब्रेक मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं खुशदिल शाह पे, फिर हम बात करेंगे कि जब इतना पैसा आपके पास हो, आपके पास एक ही मैच है और आप उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की डी कैटेगरी देते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में तो डी का वर्ड ही जो है ना किसी कैटेगरी में होना नहीं चाहिए। ABC बहुत है, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बात कर रहे हैं, और श्रीलंका पाकिस्तान का टूर है, 16 जुलाई से पहला टेस्ट भी शुरू होना है। बाबर का इस सीरीज के हवाले से क्या कहना था आज, वही आपको दिखाते हैं। जिस तरह हमने प्रिपरेशन की है टेस्ट मैच के लिए, बिल्कुल हमें वहाँ की कंडीशंस का पता है कि कैसी होंगी, कैसी बिहेव करेंगी, उस हिसाब से हमने अपनी प्रैक्टिस जो पिंडी में हमने स्केड्यूल की थी और उसमें हमने काफ़ी बॉलर्स ने अपनी बॉलिंग की, बैट्समैन ने अपनी बैटिंग की, तो हम एज अ टीम काफ़ी एक्साइटेड हैं। अच्छी चीज़ें से बाबर ने भी कहा कि मिसबाह और यूनुस के जाने के बाद अब हमारी टेस्ट टीम जो है ना कुछ स्टेबलाइज हो रही है। गो कि हम ऑस्ट्रेलिया से हारे ज़रूर, लेकिन बहुत जगहों पर कंपेटिटिव थे। कराची टेस्ट में बाबर खुद बहुत अच्छा खेले, बतौर कप्तान उनकी जो है ना वो एक जो जिम्मेदारी है वो नज़र आई, उन्होंने इस चीज़ को ऑन किया। हालांकि हम याद है हम लोग डिस्कस करते थे कि पता नहीं तीनों फॉर्मेट के बाद उनकी परफॉर्मेंस सेट ना हो, बट श्रीलंका सी इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। गो के श्रीलंका का खुद डाउन फॉल ट्रेविस हेड और नाथन लाइन क्या तो हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, मेरा वही सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि हमारे पास तो ऑफ स्पिनर भी नहीं है। देखिए हमारे पास जो है वो सारा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, सारा जो फोकस था वो यासिर शाह पे था। बिल्कुल कि यासिर शाह कमबैक कर रहे हैं। हाँ, और कमबैक कर रहे हैं क्योंकि पिछली सीरीज में आपने उनको खिलाया नहीं था, आप सबसे ज़्यादा सीनियर प्लेयर हैं, और उसके बाद जो दो आपके पास स्पिनर हैं वो निस्बतन कम खेले हैं। नवाज़ के तो सिर्फ 3 ही टेस्ट मैच हैं, लेकिन ये जब से नुमान अली टीम के साथ आए, ऑलमोस्ट एक आध मैच के अलावा 7 टेस्ट मैच में खेले, तो टीम का मुस्तकिल हिस्सा हैं। अगर वो स्पिन फ्रेंडली होते हैं, पिछले मैच में हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखा था 3 या 4 स्पिनर श्रीलंका ने खिलाए थे, तो हम भी हो सकता है फिर फहीम अशरफ की जगह नवाज़ के साथ जाएं एज ए स्पिन ऑलराउंडर, ताकि वो थोड़ा मिले। पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर तो आपको पता है, हसन अली और वो तो खेलेंगे,
वहाँ मुकाबला जो है ना, यहाँ बिल्कुल मुझे यासिर शाह मेन डिफरेंस नजर है। उनके पास मैंने स्पिनर जो देखे हैं सब नए हैं, किसी को चंद टेस्ट खेले हैं, किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 15, इससे ज़्यादा टेस्ट मैच वाले उनके पास है नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, बैटिंग उनकी एक्सपीरियंस बहुत है। हमने एंजुलियो मैथ्यूज 100 के करीब टेस्ट मैच हैं उनके, करुणा रत्ने उनके भी 70+ टेस्ट हैं, उसके बाद दिनेश चंदीमल इनके भी ऐसे ही 60-70 टेस्ट मैच हैं। उसके बाद निरुशान डिकवाला विकेट कीपर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, धनंजय डिसल्वा भी 40-50 टेस्ट। तो बैटिंग में तो उनके पास सीनियरिटी है और एक्सपीरियंस है, लेकिन बॉलिंग में उनके पास अविष्टा फर्नांडो उनके एक फास्ट बॉलर खेले थे, वो भी एक चंद टेस्ट मैच खेले हैं। तो बॉलिंग में पाकिस्तान को एज है एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर हमारे बैटर चल गए तो फिर पाकिस्तान के लिए इतना मसला नहीं होना चाहिए। चलिए, बाबर ने आज जो है वो स्पिनर के हवाले से बात की, और जैसे मुनीर साहब ने फरमाया शाह पे नुमान पर अब हमें बड़ा इंतजार करना है। नवाज का ऑप्शन मौजूद है, बाबर का खुद अपने स्पिनर्स के हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। देखें, जिस तरह हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है और जिस तरह यासिर शाह वापस आए हैं, एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं और नुमान के साथ हैं, और हमने नवाज और आगा सलमान भी है हमारे पास, तो हमारे पास स्पिन का स्लॉट जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो बिल्कुल वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प करेंगी, और जिस तरह हमने लास्ट मैच भी देखा ऑस्ट्रेलिया का, तो स्पिनर ने ही डोमिनेट किया, फास्ट बॉलर इतना डोमिनेट नहीं किया। ठीक है, अबूबकर आपसे आखिरी सवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर की चीज़ बड़ी अच्छी है कि दिन ब दिन इंटरेक्शन उनका बहुत मैच्योर, प्रोफेशनल, और लोग उनसे बहुत क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं और बड़ा ऑनेस्टली जवाब भी देते हैं। और आई थिंक ये जो सीरीज़ है दिस इज गोइंग टू वेरी क्रूशल, बिकॉज हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ अपने मुल्क में खेली, हम हार गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी हमें अब इस सीरीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंस देनी है। और बाबर यकीनी तौर पर जिस तरह की खुद परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, और फिर पाकिस्तान गो के अपने स्पिनर्स को ही यहाँ पर अब उम्मीदें लगा के बैठेगा। यासिर का कमबैक बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बाबर लुक सेट फॉर अ वेरी गुड श्रीलंका सीरीज, ये मेरी अपनी राय है। ये अबूबकर साहब से हमारा रास्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन है बाबर की अपनी जब कप्तान बड़ा खुद परफॉर्म कर रहा हो, तो आई थिंक ये सीरीज पाकिस्तान, मुझे आई एम सेंसिंग वी माइट हैव अ गुड सीरीज, बिकॉज हमारे पास चीज़ें कंप्लीट हैं। यासिर की कमी थी एंड वी हैव यासिर बैक। देखिए, यासिर पे तो सारा फोकस है, अभी हमने यही बात की, यही बाबर आजम ने भी तकरीबन कहा है कि यासिर पर बड़ा डिपेंड करता है। मैं खाली डिफरेंस साबित होंगे, अगर स्पिन ट्रैक होता है तो यासिर को ही पाकिस्तान को मैच जितवाना होगा। दूसरी बात, यहाँ जो बाबर ने बात की कि हमारे पास तो इस वक्त कॉन्फिडेंस तो है पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तानी टीम में कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही, क्योंकि अभी देखें 2.5 दिन में ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में हरा दिया श्रीलंका को। उनकी बैटिंग चलती है, उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, उनका अपना होम ग्राउंड है, सब कुछ है। मेहनत पाकिस्तान को करना पड़ेगी, ईजी तो ज़ाहिर ले नहीं सकते क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी चांस है इस दफ़ा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए, तो सारे, क्योंकि आगे दोनों सीरीज़ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से जो है वो होम सीरीज़ है, उसमें पाकिस्तान के लिए जीतने के चांसेस हैं। तो श्रीलंका के 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, तो कोई चीज़ में कॉम्प्लिसेंट की ज़रूरत है नहीं, आप जाएँ अपने कॉन्फिडेंस से खेलें। देखें, फ़खर बहुत अच्छा, वो इमामुल हक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को हमने देखा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, फवाद आलम हैं, अजहर अली हैं, खुद बाबर हैं, रिजवान हैं, तो बैटिंग के भी इतना कोई इशू नज़र नहीं आता कि उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर है नहीं। अगर स्पिनर्स को वैसे भी अच्छा खेलते हैं पाकिस्तानी टीम, तो मुझे ये लगता है कि कहीं से कोई ऐसी चीज़ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, अनलेस एंड अनटिल के कोई ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी टीम। चलिए, रमीज आज़ाद साहब का आज एक और इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि लास्ट इंटरेक्शन के बाद बहुत सारी जो है बातें हुई थी, लेकिन आज मौजूद है जनाब बैनल सूबाई राब्ता कमेटी के इजलास में। आपको पता है कि यहाँ पर पीसीबी के काम को तलब किया था। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में हसीब भट्टी साहब हमारे मौजूद है। हसीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बैनल सूबाई राब्ते का इजलास जब होता है तो अक्सर हमने देखा है कोई ना कोई गर्मा गर्मी भी हो जाती है, कुछ खबरें निकलती हैं। मैं टिकट्स पढ़ रहा था, लेकिन अच्छे माहौल में लगता है कुछ बातचीत हुई है, सिवाय ये शिकवा के लोगों को जरा PSL मैचेस देखने नहीं बुलाया गया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि PSL में जब नहीं बुलाया गया तो इसमें एक जो कमेटी की मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि ये कमेटी की तौहीन है कि जी ये वादा करके भी नहीं बुलाया गया। आज इजलास जो है नवाब शेर के सरबराही में ये इजलास हुआ, और इजलास के दौरान सबसे पहले तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ने ब्रीफिंग दी, उसके बाद चेयरमैन PCB की जब बारी आई तो वो ऐसे लगता था कि जैसे सारे उसके ऊपर उनके लिए सवालात रख के बैठे हुए थे। उनसे कई सवालात किए गए, उनसे उनकी आमदनी के हवाले से जो मराहत है उसके हवाले से सवाल किए गए, जिस पर चेयरमैन PCB रमीज राजा का ये कहना था कि वो ना तो वो कोई मराहत लेते हैं, ना तनख्वाह लेते हैं, न ही किसी तरह की किसी भी दौरे के ऊपर अपनी बेगम को भी आज तक लेकर नहीं गए। अच्छा, ये कहना था चेयरमैन PCB का। इसके अलावा कुछ सवालात के उन्होंने जवाब दिए
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 13 सितंबर 2021 को उन्होंने चार्ज दिया है। एजेंडे के मुताबिक पीसीबी का ब्रीफ कहाँ है? मेरीन रजाक भुट्टो ने उनसे पूछा, मेरी ब्रीफिंग ज़बानी होगी और हमारे माली वसाइल इस वक्त पहले से बहुत ज्यादा हैं। करीबन 61 करोड़ फ्रेंचाइज को मिला है कि कई साल बाद भारत को शिकस्त दी है। दर्जाबंदी 3, 3 और 5 पर है। ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत कामयाब था। डोमेस्टिक क्रिकेट में हजारों मैचेस हो रहे हैं। अक्टूबर में जूनियर लीग करवा रहे हैं। नताइज के हवाले से भाई मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा क्योंकि माजरत चूंकि एक ब्रेक लेना है, ताकि आपसे कंप्लीट भी डिटेल लेते हैं, फिर मुनीर साहब से बात भी करेंगे। इस तमाम जो आज गुफ्तगू हुई कायमा कमेटी के लास्ट में हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब रमीज राजा साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे कायमा कमेटी के इजलास में। सी भट्टी साहब अपना आप बी पर कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं मुनीर साहब से जरूर बात करूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि टिकट जो है वो जरूर देने चाहिए कायमा कमेटी को, लेकिन सब साहिब हैसियत लोग हैं, टिकटों की प्राइस काफी कम हो गई है। दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं आपका सवाल जी असीस साहब आपकी बात रह गई थी, मैं कहा कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आपसे और क्या खास बात हुई आज इजलास में? जी देखिए, आज काफी सारी चीजें थी। मेरीन भुट्टो बल्कि एक और चन्ना जो मेंबर थी, उनका कहना था कि लड़काना में इतना बड़ा ग्राउंड है, वहाँ क्यों नहीं बनाया। इस पर रमीज राजा ने बताया कि किसी भी बड़े ग्राउंड के साथ इंटरनेशनल मैचेस के लिए उसके साथ या करीब तरीन एक इंटरनेशनल लेवल का होटल होना जरूरी है। रमीज राजा से कई सवालात हुए, उसमें उसका कहना था कि अक्टूबर में जूनियर लीग करवा रहे हैं, नताइज के हवाले से मार नहीं खा रहे। आज भारत हमसे पीछे है, एक पैसा भी हुकूमत से नहीं लेते बल्कि कमा कर देते हैं। PSL से 500 करोड़ रुपए कमाए हमने और करीब हर फ्रेंचाइज को 61 करोड़ रुपए मिले हैं। इस पर शाहिदा रहमानी जो मेंबर है कमेटी की, उनका ये कहना था कि सब स्टेडियम के साथ, हर स्टेडियम के साथ एक फूड स्ट्रीट बनाई गई है, इससे आमदनी हो रही होगी। आपने कहा कि 110 स्टेडियम बनाए हैं, कहाँ है वो स्टेडियम, नाम बताए। उन्होंने नाम सारे बताए। और इसके अलावा हसीब भाई ये बातें सारी ठीक हैं। एक चीज मेरी मालूमात में इजाफा कीजिएगा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होस्ट करनी है। नया स्टेडियम बनना है इस्लामाबाद में, आप भी इस्लामाबाद बेस्ड हैं। इजलास के अलावा भी कोई खास पेशरफ्त हो नहीं रही उस मामले पर, चूंकि स्टेडियम तो पाकिस्तान में है लेकिन उस मयार के नहीं है जो दुनिया में, जैसे लॉर्ड्स की बात की जाती है, मेलबर्न की बात की जाती है, सिडनी की, या भारत में अब एक नया ग्राउंड जो अहमदाबाद में बना है स्टेट ऑफ द आर्ट। तो नए स्टेडियम पे सर कोई बात हो रही है और आपकी अपनी क्या इत्तला है? वो CDA को खत लिखा था लेकिन अभी तो जमीन ही अलॉट नहीं हुई, तो स्टेडियम कब बनेगा? देखिए, इसकी भी एक हिस्ट्री है। नजम सेठी के दौर में शकरपड़िया के मुकाम पर इन्होंने दरख्त काटे थे, कुछ तकरीबन 4 से 5 हज़ार दरख्त काट के वहाँ पर स्टेडियम के लिए CDA ने जमीन अलॉट की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। उसके बाद इस वक्त जो मरगला एवेन्यू है वहाँ पर इसके बाद इस जो गुज़श्ता हुकूमत थी, पिछली हुकूमत थी, उन्होंने मरगला रोड के ऊपर ये फैसला किया कि मरगला रोड के ऊपर जो वॉकिंग ट्रैक है उसके करीब जो स्टेडियम है, उसके करीब जो छोटे स्टेडियम है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनाया जाएगा और उसके करीब एक होटल भी बनाया जाएगा। लेकिन जब से वो गवर्नमेंट गई है उसके बाद इस हवाले से कोई नाम नहीं दिया जा रहा। आखिर में आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि रमीज राजा साहब की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के दौरे, मुझे याद है, शायद अगर मुझे गलत नहीं याद हो रहा तो वज़ीर पंजाब से शायद हुई थी, और यहाँ उस वक्त इस नए स्टेडियम की बात हुई थी। लेकिन चलिए, इस हुकूमत और इस चेयरमैन PCB को तो खैर इस बारे में कुछ करना चाहिए। असीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनकी शक्ल उतनी है जितनी दुनिया के और स्टेडियम लुक वाइज लगते हैं। और रमीज साहब ने इसको एडमिट किया है कि कराची में बहुत पहले कुर्सियाँ लग जानी चाहिए थी। इस मामले पर कोई बहुत ज़्यादा बात हो नहीं रही है। हमें चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है सर, और फिर उससे पहले एशिया कप होस्ट करना है, और अभी हम कुर्सियां लगवा रहे हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो होस्ट करना है वो तो बहुत बड़ा इवेंट है ना जो पाकिस्तान को मिला है। जब से होनी चाहिए सर? नहीं होनी चाहिए। जब इस्लामाबाद की बात हुई है तो उस पर कुछ देखिए, इतनी जल्दी आप अगर आप 2024 में उसका आगाज करेंगे तो फिर तो यही होगा कि आधा स्टैंड बना होगा और आधे स्टैंड में लोग होंगे और आधे खाली। आज आ गया आपका 2022 का हाफ कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, थर्ड क्वार्टर शुरू हो गया है, तो अब वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, तो एक बड़े स्टेडियम की जरूरत है। 87 में हमने वर्ल्ड कप का फाइनल करवाया था लाहौर में, और लाहौर का स्टेडियम भी अच्छा है, लेकिन जो जिद्दत की आपने बात की, जिन स्टेडियम के आपने नाम गिनाए, उनमें और मैं लैंड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और अगर कोई मुझे रहनुमाई करेगा तो मैं बिल्कुल उससे रहनुमाई ले भी लूंगा। लेकिन रमीज साहब कहते हैं कि लीज स्टेडियम की जो नहीं है, अब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, इतना बड़ा होदा,
और इतनी सारी उनकी जो है रीच होती है। नजम सेठी साहब इस चीज़ में बड़े मास्टर थे। जब उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू में कराई थी तो उनकी जो कम्युनिकेशन थी बहुत अच्छी थी। मैंने ऑन ग्राउंड जाके वो डिस्प्ले देखे, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड ही वो सेट हो गया कि फिर एहसान मानी साहब और अमीर साहब सब ने अच्छा काम किया। लेकिन लीज कह के फिर हम जो है वो जान छुड़ा सकते हैं? नहीं, जान छुड़ाने की बात नहीं है गफ्फार, ये मानना पड़ेगा कि उनके पास उनका हाथ खुला हुआ था। नजम सेठी साहब का पूरी बैग थी। यहाँ पर गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद जो मसाइल, यही रीजन है, वो भी बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं। कोई ऐसी चीज, मुझे ब्रेक लेने इस बारे में जरूर बात करेंगे कि अभी तक भी जो है वो ज़्यादा साथ हो नहीं पाई रमीज़ साहब की। जब तक ये मुलाकात नहीं होगी अनसर्टेनिटी रहेगी, चाहे स्टॉम्प पेपर पर लिख कर दें या ना दें। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। पुराब इतने में खुशामदीद। और बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बैटिंग के हवाले से भी आज उनसे बड़े सवालात हुए और दीगर मौदूआत थे जिस पर उन्होंने बात की। पहले बाबर का वो आपको पॉइंट ऑफ व्यू सुना देते हैं, फिर आगे मुनीर साहब से बात करें। हाँ जी, बैट्समैन की बात जहाँ पे आपने की है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें काफ़ी अच्छे टच में लग रहे हैं हमारे बैट्समैन और सीनियर प्लेयर्स भी हैं वहाँ पे खेले हैं, उनको वहाँ की कंडीशंस का पता है। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। एज अ टीम हमारा जो मोटिव यही होता है कि हमने जैसी भी कंडीशन हो, टफ कंडीशन हो, उसमें चैलेंजेस आते हैं, उसको फेस कैसे करना है वो हम उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। रंगना हेरात ने हमें बहुत एक ज़माने में तंग किया था लेफ्ट आर्म स्पिनर। मुनीर भाई आपकी बड़ी ज़बरदस्त आई होती है इंटरनेशनल क्रिकेट पे। श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं उनके मुताबिक बताइएगा कि अभी पहला टेस्ट तो नहीं जितवा सके, ऑस्ट्रेलिया ने मैथन लॉयन की वजह से वो टेस्ट मैच को जीता और उससे पहले ख्वाजा बहुत अच्छी बैटिंग करके। बॉलिंग कैसी सर उनकी स्पिन डिपार्टमेंट जो है? मैंने कहा ना उनके स्पिनर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हैं। लियाकत एम्बुल दुनिया है उनके पास, रमेश मेंडिस हैं, एक और उनके स्पिनर जफर वेंडर से उनका तो डेब्यू हुआ था, तो उनके पास स्पिनर्स वो नहीं हैं अभी। क्योंकि रंगना हेरात मुरलीधरन के ज़माने में होते थे, बड़ा नाम भी नहीं है। वो तो देखें मुरलीधरन के बाद रंगना हेरात का तो वो वाली क्लास नहीं है। नहीं, क्लास बिल्कुल भी वो नहीं है। डेवलप हो रहे हैं बैटिंग में उनके पास, अलबत्ता डेप्थ है इस हवाले से कि उनके 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 50+ 70+ टेस्ट मैच खेले, तो वो आपको फाइट दे सकते हैं। तो यहाँ पर यासिर शाह का, शाहीन शाह अफरीदी का और दीगर हमारे बॉलर्स का कमाल होगा कि हम उनको कितना रिस्क करते हैं। एक चीज़ गफ्फार जो सबसे ज़्यादा समझने की है ना, यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू के 2 टेस्ट मैच में विकेटें बड़ी, आपको पता है बैटिंग विकेट बन गई थी, इमाम ने भी सेंचुरी की थी, सब था। लेकिन अब भी हमारी टीम डिपेंड जो है हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ अभी भी डिपेंड कर रही है बाबर आजम पे। अगर बाबर आजम अर्ली आउट होते हैं तो फिर वो टीम नहीं चल पाती है, तो बाबर आजम को मुस्तकिल रहना पड़ता है। ये चीज़ को इस सीरीज़ में पाकिस्तान को इससे छुटकारा हासिल करना होगा, दीगर प्लेयर्स को भी चलना होगा बगैर बाबर आजम तो खैर खेलते ही हैं, खेलेंगे। अच्छा सर, ये कि लास्ट सीरीज में इमाम और अब्दुल्ला शफीक बहुत कंसिस्टेंट थे। बिल्कुल था, लेकिन क्योंकि विकेट मैंने आपको बताई ना, पहले 2 टेस्ट मैच में तो ऐसी विकेट थी, परफेक्ट बैटिंग। असल इम्तिहान अब होगा, असल इम्तिहान अब होगा और वहाँ स्पिन ट्रैक तो ज्यादा होगा क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिकेट, इंडिया इंग्लैंड का ये मच अवेटेड टेस्ट जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाया। वैसे मुनीर साहब, मुझे आज तक आपसे ये बात पे बहस करनी है कि क्या वो फैसला ठीक था, क्योंकि आखिर में भारत नहीं खेलना चाहता था। मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही, नहीं खेलना चाहते इसलिए कि वहाँ दुबई में IPL से भी चले गए। हाँ, IPL शुरू हो गई थी और वो इसमें बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ पर एक जो पहले टेस्ट शुरू में इंग्लैंड के फेवर में था 98-5 इंडिया से, वहाँ से जो लेटेस्ट जो मैंने देखा है अभी जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो जनाब 245 पे आउट हो गई है इंडिया की टीम। 377 रन की लीड यानी 378 रन का हदफ। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस हालिया दिनों में 4th-5वीं इनिंग में बड़ी शानदार रही है, लेकिन बुमराह का आउटस्टैंडिंग ये टेस्ट मैच जा रहा है। सर ऑल सेट फॉर अ वेरी गुड 4th एंड पॉसिबली मुझे लगता है 5वीं तक चली जाएगी बात। 378 इज अ गेटेबल टोटल। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा कि इंडिया का अपर हैंड है, क्योंकि 200-300 के अंदर टोटल तो इंग्लैंड ने चेस किए हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, लेकिन जब 377 पौने 400 से ज़्यादा का टारगेट आपका होता है तो एक प्रेशर होता है। तो आपको ये जो रूट जॉनी बेयरस्टो और बुमराह, शामी, सिराज, फिर जाडेजा हैं, चौथे दिन विकेट थोड़ी टर्न भी ले सकती है। तो आई स्टिल फील कि इंडिया का थोड़ा यहाँ अपर हैंड है, बट यू नेवर नो इन द गेम ऑफ क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में 4-5 मौके पर 400+ भी चेज हो चुके हैं, तो कुछ ऐसी चीज होनी है तो नहीं कह सकते। जो रूट जब तान तो नहीं है, लेकिन जो रूट एक रूट बने हुए हैं बिल्कुल। और बेयरस्टो पिछले 4 इनिंग में से 3 में सेंचुरियां बनाई है, 170+, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बट आई स्टिल फील के 450 बहुत होते हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर इंग्लैंड टू विन दिस, ऑफ कोर्स। और बिल्कुल इंग्लैंड को बहुत अच्छा आगाज चाहिए होगा, क्योंकि अगर बुमराह ने 2-3 विकेटें गिरा दी तो फिर ये बेस नहीं बन पाएगी। लेकिन 370 स्टिल
नॉट इज 478, हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक रेंज में ज़रूर मौजूद है। नाउ दे नीड टू प्ले आउट ऑफ द स्किन। और बुमराह वर्सेज इंग्लैंड मुझे लगता है शामी और सिराज भी बहुत अच्छी बॉलिंग करें। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबर आजम की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रमीज राजा का कुछ इज़हार ख्याल था, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट बात हुई। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के हवाले से आप फीडबैक हमारे यूट्यूब पेज पे भी दे सकते हैं, आज रिप्ले के जरिए ट्विटर पे सवाल भी भेज सकते हैं। प्रोग्राम आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।